I come in, sir? Yes, please. Good morning, sir. Good morning. बैठिए। Thank you, sir. आपने 2022 में एमए हिस्ट्री में किया। आजकल कुछ हिस्ट्री को लेके भी कुछ बातें ज्वलंत हैं। क्या इस इतिहास को दोबारा लिखना चाहिए? सर, समय के साथ हिस्ट्री में कुछ न्यू फैक्ट्स जुड़ते हैं, तो सर हिस्ट्री को रीराइट किया जा सकता है ताकि सर इतिहास में जिन क्षेत्रों को ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है उन्हें किया जा सके। लेकिन सर इसके लिए दो चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सर प्रथम कि सर ऐसा कोई भी जो परिवर्तन है वो प्रॉपर डिस्कशन डेलीगेशन के पश्चात किया जाए, और सर जो एनसीईआरटी है जो इसमें कोई भी परिवर्तन करने के लिए एक संस्थान है उसकी ऑटोनॉमी को बरकरार रखा जा सके। क्या आप समझती हैं कि प्राचीन जो इतिहास लिखा गया, खासतौर पर मुगल काल में और ब्रिटिश काल में, वो क्या सही लिखा गया? सर काफी हद तक जो इतिहास लिखा गया है वह ठीक है। आईने अकबरी और बाबरनामा, यस दो पुस्तकें आपने भी पढ़ी होंगी, हिस्ट्री के आप स्टूडेंट रहे। इनको जो लिखने वाले थे वो राज दरबारी थे। यस जो ये लिखे गए तो राज दरबारी राजा की प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं लिखेगा, और वो उसके दौरान जो घटित हो रहा है उसी को ही महिमा मंडन करेगा, पुरानी बातों को छोड़ देगा। तो हम वर्तमान में सही और संतुलित इतिहास की जानकारी रखना चाहते हैं, तो क्यों नहीं हम इसको दोबारा लिखें? सर ऐसा सही कहा जा सकता है कि अकबरनामा और बाबरनामा जो लिखी गई थी वो उनके दरबारी कवियों और दरबारी लोगों के द्वारा ही लिखी गई थी। लेकिन सर जो हिस्ट्री लिखी गई है सर उसमें काफी अन्य क्षेत्रों पर भी फोकस करके लिखा गया है। सर अगर देखा जाए तो अकबर के जो सुधार कार्यों के साथ साथ कुछ उन्होंने जो कार्य अच्छे नहीं किए थे उनके बारे में भी अभी जानकारी है, क्योंकि सर इतिहास है वह केवल साहित्य के आधार पर नहीं लिखा जाता। सर इसके लिए अन्य साक्ष्य जैसे न्यूमेटैक्सिक्स है, इसके अतिरिक्त सर विभिन्न प्रकार की जो अभिलेख है, स्तंभ लेख है, सर उन सभी को शामिल कर फिर संतुलित इतिहास प्रॉपर रिसर्च के बाद लिखा जाता है। वर्तमान में एक प्रोसीजर जो अपनाया जा रहा है वो है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग इतिहास जानने के लिए क्या होती है कार्बन डेटिंग? सर कार्बन डेटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत जो सर कार्बन की एक समस्थानिक 6C14 का उपयोग किया जाता है, और सर इसकी अर्धायु के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि कोई भी जो साक्ष्य है वह कितना पुराना है। तो सर ऐतिहासिकता जानने के लिए किसी भी जीवाश्म की कार्बन का उपयोग किया जाता है। अच्छा, अंग्रेज लोग ब्रिटिशर्स भारत को कंगाल बना के गए, इस कथन में कितनी सत्यता है? सर अंग्रेजों का जो भारत पर प्रभाव था वह मूलतः तो नकारात्मक रहा। सर ड्रेन ऑफ ड्रेन थ्योरी भी दी गई इसके संदर्भ में, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इन्होंने सही प्रयास किए। जैसे सर जो संचार के क्षेत्र में रेलवे को भले ही उन्होंने अपने हितों के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन जो राष्ट्रीयता के जनन में इनका महत्वपूर्ण भूमिका थी। सर डाक व्यवस्था, इसमें भी अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सर इसके अतिरिक्त जो अंग्रेजों ने माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा का उपयोग बढ़ाया था खुद के प्रशासन में इसके इस्तेमाल के लिए, तो सर इसका अंग्रेजों ने भारत में सामंत सुधार का भी काम किया। लॉर्ड बेंटिंग से शुरुआत हुई। थोड़ा बताइए लॉर्ड बेंटिंग के सुधार क्या थे, समाज सुधार? सर लॉर्ड बेंटिंग ने मूलतः सती प्रथा के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। सर वो एक कानून लेके आए जिसके तहत जो भारत में विद्यमान सती प्रथा थी उसे समाप्त किया गया। सर इसके अतिरिक्त ठगी प्रथा और इसके अतिरिक्त सर जो कन्या भ्रूण हत्या था उनको भी रोकने का इन्होंने प्रयास किया था। अभी वर्तमान में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के ऊपर काफी चर्चा हो रही है। सिविल राइट्स कौन कौन से होते हैं या सिविल लॉज कौन कौन से? सर सिविल लॉज मूलतः ऐसे कानून को कहा जा सकता है जो पारिवारिक संबंधों को परिभाषित करते हैं, जैसे सर विवाह, सर दत्तक ग्रहण, इसके अतिरिक्त तलाक, सब बच्चे को गोद लेना इत्यादि। सर प्लीज। आपने बीएससी किया, फिर अचानक एमए करने का क्यों दिमाग में है? सर जब मैं बीएससी के फाइनल ईयर में थी तो सर सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान बढ़ा था। तो सर तब मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हासिल करी, और सर इसी कारण फिर मैंने एमए किया हिस्ट्री में। सिविल सर्विसेज की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, भले ही आपने साइंस से किया हो चाहे आर्ट्स से किया हो, क्या फर्क पड़ता है? सर पर
जो सिविल सर्विसेज है उसमें काफी अधिक फोकस ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पे किया गया है। तो सर तब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के बारे में मेरी नॉलेज बढ़ी, तो इसीलिए सर फिर मैंने ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री में ही एमए करने का निश्चय किया। इतिहास को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? सर इतिहास एक ऐसे विज्ञान है, एक ऐसी कला है जिसके तहत प्राचीन जो साक्ष्य है उनकी वर्तमान प्रासंगिकता को देखते हुए अब भविष्य को निर्धारित किया जाता है। प्राचीन कोई भी साक्ष्य नहीं सर, जो महत्वपूर्ण हो, जो मतलब कि वर्तमान में भी प्रासंगिक हो और जो भावी पीढ़ी को भी मार्गदर्शित कर सके। प्राचीन काल में जैसे राजा महाराजाओं का समय था, यस उस समय से हम क्या सीख सकते हैं? जनरली हम तो यही कहते हैं कि भाई वो तो समय बेकार था। सर अगर देखा जाए तो मौर्य काल, गुप्त काल, सर इसके दौरान भारत में काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुए थे। सर व्यापार के क्षेत्र में भारत एक विश्व गुरु के समकक्ष था। देशों मार्ग में भी भारत ने कंट्रोल कर रखा था। सर इसके अतिरिक्त जो वहाँ की सामाजिक प्रथाएं थी उसमें महिलाओं को भी काफी अधिकार दिए गए थे। सर इसके अतिरिक्त भी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो काफी समानता पर आधारित थी। तो सर वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में अगर मौर्य काल का उपयोग करा जा सकता है। सर इसके अतिरिक्त व्यापार के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। महर्षि दयानंद सरस्वती का एक कथन था बहुत फेमस कथन, क्या है? सर महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों की तरफ लौटो एक नारा दिया था। वेदों की तरफ लौटो क्यों? सर उनका मूलतः तात्पर्य यह था कि सर जो वैदिक व्यवस्था थी जो कि समानता पर आधारित थी, जिसमें महिलाओं को काफी अधिकार दिए गए थे, सती प्रथा कहाँ दिए गए थे वहाँ? वो तो वर्ण व्यवस्था थी उसमें। तो सर वर्ण व्यवस्था अगर ऋग्वैदिक काल में देखी जाए तो पूर्णतः स्थापित नहीं हुई थी। सर जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं थी। सर इसके अतिरिक्त जो महिलाएं थी जैसे गार्गी, मैत्री, उनको भी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त थी। सर यज्ञों में उनको भी महिला को भी भाग लेने का अवसर मिलता था। तो सर इसी कारण उन्होंने कहा है कि वेदों की तरफ लौटो। अच्छा, एक पुस्तक भी लिखी है उन्होंने। यस सर। क्या नाम है उसका? सर सत्यार्थ प्रकाश नाम से। राजस्थान से क्या संबंध है महर्षि दयानंद सरस्वती? सर महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे वह मूलतः तो गुजरात में इनका जन्म हुआ था, लेकिन सर उनका जो देह त्याग हुआ था वह सर अजमेर में हुआ था। सर इसके अतिरिक्त जोधपुर के जो राजा थे जसवंत जी, सर उनके दरबार में भी यह 4 महीने तक रहे थे और जसवंत जी इनके शिष्य भी थे। और सर सत्यार्थ प्रकाश भी उन्होंने उदयपुर में ही लिखी थी। इतिहास को अपन जब सामान्यतः पढ़ते हैं तो 3 कालखंडों में बांट देते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आपको कौन सा कालखंड है जो सबसे अच्छा लगता है? सर प्राचीन काल। प्राचीन काल। अशोक का नाम सुना है आपने? अशोक का राजस्थान से कोई संबंध है? सर अशोक सम्राट अशोक। यस सर। जयपुर में जो बैराट की पहाड़ी है सर वहाँ पे काफी अधिक जो अशोक के बुद्ध धर्म के संबंध में जो भी साक्ष्य हैं वह मिलते हैं। थोड़ा डिटेल में बताओ उसमें और क्या क्या लिखा हुआ है। सर इसमें सर मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन सर जो भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, सर यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर अशोक के धर्म, उनकी शासन पद्धति, इन सभी के बारे में जानकारी। अशोक का धर्म क्या था? सर अशोक जो थे उन्होंने कलिंग अपने साम्राज्य स्थापना के 8वें वर्ष में कलिंग वॉर किया था। तो सर वहाँ अशोक का धर्म क्या था? सर अशोक का धर्म एक नैतिक व्यवस्था थी जिसके तहत उन्होंने समाज में सद्भावना को विकसित करने के लिए, सभी धर्मों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इसके लिए सर जो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए काफी प्रयास किए थे। हमारे यहाँ पे घूंघट प्रथा और हिजाब दोनों है, ये कैसे विकसित हो गए? और आप दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखते हो तो मिडिल ईस्ट और भारत को छोड़ के, ये मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को छोड़ के ये परंपराएं और कहीं नहीं। क्या कारण रहा इनके पनपने के पीछे? सर इसके पीछे मूलतः कारण यह था कि जो राजस्थान और गुजरात वाला एरिया है सर वहाँ पर लगातार फॉरेन जो आक्रमणकारी थे, विदेशी आक्रमणकारी, वो लगातार आक्रमण करते थे, जिससे कि महिला के सतीत्व की रक्षा करने के लिए उन्होंने घूंघट नामक एक प्रथा को स्टार्ट किया था। सर फिर धीरे धीरे ये भारत की संस्कृति में आ गया और सर इसी के बाद ये आप इसको संस्कृति का हिस्सा मानती है? सर अगर देखा जाए तो सर घूंघट अभी भी राजस्थान के काफी एरिया में एक संस्कृति का भाग दिखा जाता है, लेकिन सर वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बाद सर जो फ्रीडम है। आपने एक शब्द काम में लिया, सतीत्व, इसका अर्थ क्या होता है? सर नारी की गरिमा की रक्षा। नारी की गरिमा की रक्षा।
ठीक है, क्या हिस्ट्री को अप्लाइड बनाया जा सकता है सब्जेक्ट के तौर पे? अप्लाइड हिस्ट्री सर काफी क्षेत्र में इनको बनाया जा सकता है। बताइए। सर जैसे अगर देखा जाए तो सर भारत में 18वीं-19वीं शताब्दी में जो भी सर सामाजिक समस्याएं थी सर उनसे जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं सर उनमें क्या चेंजेस कर और भारत में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। जैसे सर सामाजिक व्यवस्था में काफी उस वक्त कुछ कुरीतियां व्याप्त थी, महिला को अधिकार नहीं थे ना संपत्ति का। उर्स का मतलब क्या होता है? सर उर्स ख्वाजा साहब की जो डेथ एनिवर्सरी के रूप में उर्स मनाया जाता है। अजमेर में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें दरगाह का क्या रोल है? सर इसके पीछे मैं कई इस तरह के लाभ देखती हूँ। सर पहला तो ये जो अजमेर होता है उनको विश्व के पटल में लाने में दरगाह का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। सर इसे भारत का मक्का कहा जाता है। द्वितीय सर काफी संख्या में पर्यटक जो होते हैं वह राजस्थान में अजमेर की दरगाह के दर्शन करने आते हैं। सर सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए तो सांप्रदायिक सौहार्द। इसके अलावा और कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं जिनसे कि अजमेर में रोजगार जनरेट होता है? सर अजमेर में प्रथम सर हस्तशिल्प उद्योग काफी विकसित है। जैसे सर पुष्कर के अंतर्गत गुलाब उद्योग है। किशनगढ़ में सर बनी ठनी पेंटिंग्स का जो उद्योग काफी विकसित है। ब्यावर में तिलपट्टी उद्योग है। सर द्वितीय है यहाँ पर जो डेयरी उद्योग है वो काफी विकसित है। इसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? सर इस शिक्षा के लिए अभी जैसे सर व्हाइट बोर्ड डिजिटल लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है तो सर इसके लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। जैसे सर इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सर इसके अतिरिक्त जो शिक्षक है उनको एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में शिक्षकों की उपस्थिति भी अनिवार्य है। सर एक वर्किंग शौचालय होना चाहिए। सर इसके अतिरिक्त जो वहाँ की स्थानीय जो भी बच्चे हैं उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर लेवल पर जो एजुकेशन है उसकी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलनों के लिए अनुमति दी गई? सर प्रजामंडल आंदोलन के लिए अनुमोदन सर मैं अनुमान लगा सकती हूँ सर 1935 के अंदर शायद दी गई थी या 28 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक सर। किशनगढ़ चित्रकला शैली के बारे में कुछ खास बातें बताइए। सर किशनगढ़ जो चित्रकला शैली थी सर वह मूलतः महिला के सौंदर्य पर आधारित थी। इसमें पिंक और व्हाइट कलर का उपयोग ज्यादा किया गया है। सर इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो नारी आभूषण है जिसे वैसरी कहा जाता है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। सर पारदर्शी रंग योजना का भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसको विकसित करने में। सर यहाँ पे जो राजा थे निहाल चंद उन्हीं के संरक्षण के अंदर जो किशनगढ़ शैली थी उसको विकास का मार्ग दिया गया। बनी ठनी क्या है? सर बनी ठनी मूलतः ऐसा कहा जाता है कि निहाल चंद की जो प्रेमिका थी उनको ही राधा के रूप में विकसित करके और फिर सर बनी ठनी का रूप दिया गया था। इस बनी ठनी की क्या प्रमुख विशेषता है? बनी ठनी सर इस बनी ठनी के अंदर जो महिला सौंदर्य पे फोकस किया गया है। सर इसके अंतर्गत जो महिला होती है उसको आभूषणों से सुसज्जित किया गया है। इस चित्रकला को ये जो कृति है उसको भारत की मोनालिसा क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि जो मोनालिसा चित्रकारी है जो कि सर एक रहस्यमयी मुस्कान के लिए काफी फेमस है। तो सर जो बनी ठनी है उसमें कुछ ऐसे चित्रांकन मिलते हैं जो कि सर बनी ठनी होता है उसको विश्व स्तर तक प्रसिद्ध करते हैं। तो सर इसी कारण इनको मोनालिसा से इनकी तुलना की गई है। आप अजमेर शहर से हैं। अजमेर को ग्रीन सिटी बनाने के लिए आपके दिमाग में क्या वो है कार्य योजना? सर इसके लिए 2 फेजेस में काम किए जाएंगे सर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सर शॉर्ट टर्म में तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे सर अभी सोलर पैनल के लिए काफी मात्रा में अभी जो जागरूकता बढ़ रही है तो सर जनता को जागरूक किया जाएगा। सर इसके अतिरिक्त भी सर जो स्पॉन्ज सिटी है उसका मॉडल अपनाया जा सकता है क्योंकि सर वर्तमान में बाढ़ का खतरा काफी अजमेर में देखा गया है। सर लॉन्ग टर्म में अगर बात की जाए तो सर यहाँ पर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पार्किंग की उचित व्यवस्था की जा सकती है जिसके तहत जो सिटी है उसमें मियाकवी तकनीक के आधार पर वनों का रोपण किया जाएगा। सर इसके अतिरिक्त भी जो जन जागरूकता है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। फिर बिम्स्टेक और सार्क में क्या अंतर है? क्या एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, रिप्लेसमेंट टाइप हैं या दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है? सर दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और सर दोनों में भारत की सदस्यता है। सर वर्तमान में अगर देखा जाए तो सर सार्क अभी ठंडे बस्ते में है।
हालांकि दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सर सार्क में कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान, मालदीव, जिनका रिप्रेजेंटेशन बिम्स्टेक में नहीं है। और सर अगर देखा जाए तो भारत होता है उनका अफगानिस्तान और इसके अतिरिक्त सर जो मालदीव के साथ संबंध विकसित करने में सार्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। और सर जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर में जो भी देश हैं जैसे बांग्लादेश, थाईलैंड, सर इनके साथ कनेक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट, सर इसके अतिरिक्त भी जो यहाँ की जो भी समान समस्याएं हैं जैसे सर आतंकवाद है, क्लाइमेट चेंज है, राइजिंग सी लेवल, तो इनको कंट्रोल करने के लिए दोनों में मतलब कि दोनों को महत्व दिया जाना चाहिए। आपने बॉटनी एंड जूलॉजी से ग्रेजुएशन किया है, तो मेरा एक मूलभूत प्रश्न है, पौधे प्राय हरे और बाकी सब चीज अपने अपने रंगों में अलग अलग क्यों दिखती हैं? क्या फिनोमिना है? सर इसका कारण ये है कि जो सर पौधे होते हैं उनमें हरित लवक पाया जाता है, और सर जो प्रकाश की किरणें होती है वह पौधे होते हैं वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, सर परावर्तन होता है। तो इसी कारण जिस रंग का परावर्तन होता है सर वो कलर दिखाई देता है। सर थैंक यू सर। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी महिलाओं के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? सर सेल्फ हेल्प ग्रुप मूलतः समान जो भी लक्ष्य या उद्देश्यों के लिए बना एक लोगों का समूह है, जिसे जो कि एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही संगठित होता है। ये क्या महिलाओं का समूह है तो पुरुष भी शामिल सर इसमें दोनों हो सकते हैं, लेकिन सर सेल्फ हेल्प ग्रुप है वह महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि सर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनके माध्यम से महिलाएं जो होती है वो उद्योगों से जुड़ रही है, खुद की जो हस्तशिल्प है उसको विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। एक अभी कुछ सालों पहले एक नाम उभरा है, रूमा देवी, वो राजस्थान से है, इनके बारे में थोड़ा सा सर रूमा देवी मूलतः वेस्टर्न राजस्थान की एक लेडी थी, जिन्होंने भारत राजस्थान की जो हस्तशिल्प थी, मूलतः जो वस्त्र क्षेत्र के अंदर जो भी हस्तकला का उपयोग राजस्थान के वेस्टर्न भाग में किया जाता है, उनको इंटरनेशनल पहचान दिलाई। थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते। थैंक यू सर।